हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन एज यूजुअल। तो जैसा कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सोसाइटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें डेफिशिएंट प्रोडक्ट, प्लीजिंग प्रोडक्ट, सैलिटरी प्रोडक्ट और डिजायरेबल प्रोडक्ट है। साथ में इसके फीचर्स लिखे हुए लिस्ट सेकंड में, तो आपको मैच करने हैं ये। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें क्या बोला है, डेफिशिएंट प्रोडक्ट। तो एक बात बताइए, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अगर आप वैसे सिंपल हिंदी में बताइए, डेफिशिएंसी का मतलब किसी चीज की कमी, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी है तो यानी इसका मतलब इसके अंदर तो कमी ही कमी होने वाली है। तो इसको किस तरीके से लगाएंगे आप? इसको लगाया जाएगा, दोनों चीजें लो होने वाली है इसके अंदर, कंज्यूमर का बेनिफिट भी और इमीडिएट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी। क्योंकि डेफिशिएंट की बात बोली, डेफिशिएंट का मतलब कमी ही तो होती है। तो उससे आप क्या टिक लगा सकते हो? लो लॉन्ग रन कंज्यूमर बेनिफिट एंड लो इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। यानी डेफिशिएंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं, ना तो उनको लेने से खरीदने से हमें तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना ही हमें आगे चल के उस प्रोडक्ट से कोई बेनिफिट मिलता है। इसीलिए ए का यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कंज्यूमर बेनिफिट भी लॉन्ग रन में हमको नहीं मिलता और ना ही हमें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। यानी बहुत ही बेकार टाइप का प्रोडक्ट, डेफिशिएंट प्रोडक्ट। अगर हमने उस डेफिशिएंट प्रोडक्ट को खरीद लिया है तो उसको खरीदने से ना हमें तुरंत की तुरंत सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला और ना ही आगे चल के हमें इस प्रोडक्ट से कोई भी बेनिफिट मिला। अब इसका उल्टा बताइए, ये तो दोनों चीजें लो हो गई हैं। हाई वाला बताइए। तो हाई वाला डेफिशिएंट का उल्टा होता है डिजायरेबल। डिजायरेबल देख रहे हो ना, वर्ड ही इतना पॉजिटिव है, डिजायरेबल। तो डिजायरेबल ऐसा होता है जिसमें आपको तुरंत हाई इमीडिएट सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हाई लॉन्ग रन कंज्यूमर बेनिफिट भी मिलता है। इसलिए आपको इस तरीके से याद रखना है, डेफिशिएंट में दोनों चीजें लो रहेंगी, डिजायरेबल में दोनों चीजें हाई रहेंगी। अब बात करते हैं सैनिटरी प्रोडक्ट का। तो देखिए, सैनिटरी प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं? सैनिटरी प्रोडक्ट आपके वो वाले प्रोडक्ट होते हैं, तुरंत तो आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। सैनिटरी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं कि जब आप खरीद कर लेकर आए तब तो आपको इतना इमीडिएट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसे बोलते हैं सैनिटरी। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब सैनिटरी का उल्टा होता है प्लीजिंग। प्लीजिंग से ही देखिए, तुरंत खरीदा और आप तुरंत प्लीज हो गए, तुरंत आपको सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन लॉन्ग रन में आपको जो है सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नहीं मिलने वाला। इस तरीके से आपको याद रखना है। डेफिशिएंट दोनों चीजें लो है, डेफिशिएंट का उल्टा डिजायरेबल दोनों चीजें हाई है, इमीडिएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी और लॉन्ग रन कंज्यूमर बेनिफिट भी। सैनिटरी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिससे लंबे टाइम पे तो हमें बेनिफिट मिलेगा लेकिन इमीडिएट सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलेगा। और सैनिटरी का उल्टा प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब तुरंत तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा लेकिन आगे चल के इस प्रोडक्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया हो। बहुत इजी तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। ये रहा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर डेफिशिएंट प्रोडक्ट दोनों लो है, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर बेनिफिट, और आपका ये दोनों चीजें हाई है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस चार्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन अ स्मॉल बट अ स्पेसिफिक। यहीं पे मैंने आपको बता दिया कीवर्ड। कहीं भी सेंटेंस में स्मॉल आ जाए और स्मॉल में भी क्या बोला है, स्पेसिफिक, उसको बोलते हैं नीशे मार्केटिंग या नीश मार्केटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग क्या होता है मैम? देखिए, नीश मार्केटिंग सिंपल से एग्जांपल देती हूँ आपको। पूरे आप देख सकते हो कितने सारे ब्रांड के फेस वॉश आते हैं, आपको पता है ना, फेस वॉश कितने सारे ब्रांड के आते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे बताऊं, आपके पास इतने सारे यहाँ पर क्या है, फेस वॉश है। कितने सारे हैं, क्लीन एंड क्लींजर है, हिमालय है, बहुत सारे आ रहे हैं आपके, मामाज अर्थ है। ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ एक चीज पकड़ी यहाँ पर,
हमने पकड़ा वेगन फेस वॉश, एक पर्टिकुलर हमने स्पेसिफिक फेस वॉश के बारे में यहाँ पे हम जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग। कोई भी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक उठा लीजिए आप, उसे बोलते हैं नीश मार्केटिंग। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, इतने सारे ब्रांड आते हैं फेस वॉश के, उसमें से आपने कोई एक उठा लिया, वीगन वेगन वाला उठा लिया फेस वॉश, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना है आपको, तो वो हो गया नीश मार्केटिंग। फ्रेंचाइजिंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वायरल मार्केटिंग जो ऑनलाइन होती है। एम्बुश मार्केटिंग क्या होता है जी? देखिए एम्बुश मार्केटिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह मैच वगैरह होते हैं, तो आपने होर्डिंग्स वगैरह देखी होंगी, लेकिन वो स्पॉन्सरशिप जो करते हैं वो पैसे से होती है। लेकिन एम्बुश मार्केटिंग में क्या होता है, ये इवेंट स्पॉन्सर तो करते हैं पर पैसा वैसा कुछ नहीं होता, यानी चुपके से अपना बगल में भी एड लगा देते हैं वो लोग। जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है वहां पे, जैसे एक पेप्सी कोला वाले हैं, तो कोका कोला वालों ने क्या किया, इवेंट स्पॉन्सर किया है मैच का, तो वो उन्होंने अपने होर्डिंग लगाए हैं खूब सारे, ठीक है, क्योंकि वो उनको तो उन्होंने पैसे दिए हैं ना इसके प्रमोशन के। लेकिन एम्बुश मार्केटिंग वाले क्या करेंगे, चुपके से, जैसे कोई और ब्रांड हो गया आपका लिम्का, तो वो जो पेप्सी कोला है उसके बगल में वो लोग थोड़ा कहीं आसपास जो है वो अपनी होर्डिंग लगा देंगे फ्री में। तो ये फ्री वाला है एम्बुश मार्केटिंग। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर कवर्ड इन सोशल मार्केटिंग? सोशल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं बताइए। टोबैको बिल्कुल ही तो आएगा, टोबैको तो सोशल मार्केटिंग के अंदर ही है ना। फैमिली प्लानिंग ये भी सोशल मार्केटिंग है। पब्लिक हेल्थ ये भी सोशल मार्केटिंग है। फाइनेंशियल वेलबिंग बिल्कुल सोशल मार्केटिंग है। और सोशल गुड ये भी आपका। तो यहाँ पे सारे आंसर ए बी सी डी ई सारे ही क्या पे क्या है, सोशल मार्केटिंग के आपके पार्ट है। तो ए बी सी डी ई सारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड इन द रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज? कौन सा प्राइसिंग मेथड है जो कि आपका यूज होता है रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में, बताइए। मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो देखिए जो इंडस्ट्रीज होती है ना उसके अंदर तो हमेशा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग ही यूज किया जाता है। अब आपको मैं आंसर बता दिया मैंने, बी है यहाँ पर टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। अब एक काम करते हैं, प्राइसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर अगर मैंने आपको प्राइसिंग मेथड का एक क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब आपको प्राइसिंग मेथड के सारे मेथड आने जरूरी हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन एक रट लिया बस तो यही एग्जाम में आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो पहले मैं ऊपर के कॉस्ट ओरिएंटेड आपको बताती हूँ। सबसे पहला है कॉस्ट प्लस, जो कॉस्ट ओरिएंटेड होते हैं, कॉस्ट प्लस मार्केट और टारगेट रिटर्न, ये होते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड। ठीक है, कॉस्ट प्लस में क्या होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उसकी वैल्यू थी 100 रुपए। ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी वैल्यू थी 100 रुपए। ढंग से समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक क्रीम बनाई, ठीक है, प्रोड्यूस की, मैन्युफैक्चर करी क्रीम, उसकी वैल्यू थी 100 रुपए। तो मैंने बोला मुझे चाहिए 10% प्रॉफिट इसके ऊपर। तो 100 का 10% अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 का 10% 110। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 110। तो अब मैं मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचूंगी ना तो मैं उसका प्राइस रखूंगी 110, यानी मैंने कॉस्ट पे ही प्रॉफिट जोड़कर मार्केट में दे दिया है। अब कोई मेरी बनाई हुई क्रीम खरीदेगा तो वो देगा 110 रुपए, तो 100 मेरी कॉस्ट हो गई और 10 रुपए मेरा प्रॉफिट मार्जिन का हो गया। तो 110 पे मैं सेल करूंगी, 100 पे नहीं, क्योंकि मैंने फिक्स करा था कि 100 रुपए में मेरी चीज बनी है और 10% मुझे चाहिए कॉस्ट पे प्रॉफिट। तो मैंने 110 हुआ, 100 पे 10%, तो 110 में सेल करूंगी मार्केट में। तो आप मुझसे जब 110 रुपए के क्रीम मेरे से खरीदेंगे तो 100 रुपए तो मेरी कॉस्ट की हो गई और 10 रुपए मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है। तो जो मार्कअप प्राइसिंग होती है ना, जो मार्कअप प्राइसिंग होती है, तो जैसे मैंने 100 रुपए की चीज बनाई थी, तो जो मार्कअप प्राइसिंग होगी ना इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब मैं बोलूंगी जितना सेल होगी ना मेरी क्रीम, जितनी लोग खरीदेंगे उसका 10%, तो वो लगता है सेलिंग प्राइस पे, एसपी पे। मार्कअप प्राइसिंग जो होती है वो सेलिंग प्राइस पे लगती है और कॉस्ट प्लस किस पे लगती है, कॉस्ट प्राइस पे। तो मैं 100 रुपए पे 10% नहीं लगाऊंगी। अब जितनी मेरी सेल होगी, जितनी मेरी सेल होगी उस पे मैं लगाने वाली हूँ 10%, उसे कहते हैं मार्कअप प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या होती है?
टारगेट रिटर्न प्राइसिंग ऐसी होती है जैसे मैंने कहीं कोई इन्वेस्ट किया किसी चीज पे, उस पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, वो होती है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, जो कि आपके रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर फॉलो की जाती है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। जैसे मैंने आप लोग को बोला, मेरा पूरा इंटेंशन होगा आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने का, सिर्फ ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करा के और मैं नेक्स्ट आगे स्लाइड्स में चली जाऊंगी, पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है मार्केट, जिसमें आता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग और डिफरेंशियल प्राइसिंग। देखिए, परसीव्ड वैल्यू क्या होती है, जो आपके कस्टमर के नजर में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से ही आप प्राइस सेट करोगे यहाँ पर। अब मैंने देखा कि मेरी क्रीम जो है, वो लोगों को क्रीम के ऊपर लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या उन लोगों ने दिमाग में सेट कर रखा है, क्या वो इस क्रीम के लिए पैसे ज्यादा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उनके दिमाग में मेरे प्रोडक्ट की क्या इमेज है, वो किस तरीके से वैल्यू करते हैं प्रोडक्ट का, उस हिसाब से मैं जो है वो प्राइस सेट करूंगी, उसे बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। फिर है गोइंग रेट प्राइसिंग। देखिए, गोइंग रेट वही होता है जो मार्केट में रेट चल रहा होता है, जो मेरे कस्टमर्स चार्ज कर रहे हैं वही वही सेम प्राइस मैं भी वही अपने प्रोडक्ट का रखूंगी। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग होती है बाई और सेल, जैसे आपने ईबे का नाम सुना होगा, EBAY, ईबे, वहां पर आप सेल भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, वो होती है आपकी ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। फिर होता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग रेट। आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आप एक बॉटल खरीदते हो पानी की, तो प्लेटफॉर्म पे उसका जो प्राइस होगा वो बहुत अलग मिलेगा आपको, पब्लिक प्लेस पर आप जाओगे तो उसी बॉटल का प्राइस अलग मिलेगा, ट्रेन में जाओगे तो उसी बॉटल का प्राइस अलग होगा। यानी एक ही कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस है जगह के हिसाब से, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, एक ही लाइन में आप लोगों को समझा दिया इसका मतलब क्या है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, VALS डायग्राम या फ्रेमवर्क बोलते हैं उसको, ठीक है, वैल्यू। चलिए, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं, पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। Dimensions of VALS framework to include which one of the following: consumer motivation and consumer resources, consumer personality and consumer resources, consumer motivation and consumer preferences, या consumer needs and consumer resources। तो यहाँ पर जो आता है वो consumer motivation and consumer resources आता है, ठीक है। VALS फ्रेमवर्क के अंदर कंज्यूमर मोटिवेशन एंड कंज्यूमर रिसोर्सेस आते हैं। इस चार्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये आपका VALS का ही है, वैल्यू एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, वैल्यू एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो यहाँ पर, या आपको ये क्या लर्न करना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो ऊपर होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, जो हर चीज इनोवेट करना जानते हैं। जो नीचे वाले होते हैं वो सर्वाइवर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, आइडल्स, अचीवमेंट्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइडल्स में अंदर कौन कौन से आते हैं, जो थिंकर्स और बिलीवर्स होते हैं, जो सोचते हैं, बिलीव करते हैं, थिंकर्स एंड बिलीवर्स। अचीवमेंट में कौन आते हैं, अचीवर और स्ट्राइवर। सेल्फ एक्सप्रेशन में कौन आते हैं, एक्सपीरियंसर और मेकर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्राइमरी मोटिवेटर्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये शेयर्ड रिसोर्सेज के अंदर बिलीवर, स्ट्राइवर, मेकर आता है, और आपका एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज के अंदर थिंकर, अचीवर और एक्सपीरियंसर आता है। ये पूरा चार्ट आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये इसलिए बनाया जाता है कि आपको समझना पड़ेगा कंज्यूमर की एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, किस तरीके से कंज्यूमर सोचता है, इसी वजह से ये VLS जो है वो आपके लिए रेडी किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसे प्राइमरी मोटिवेशंस होते हैं, ये लिखा हुआ है, और रिसोर्सेस होते हैं। प्राइमरी मोटिफिकेशंस आपकी ये है, आइडियल्स, आपके अचीवमेंट्स और आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं प्राइमरी मोटिवेशन के अंदर क्या आता है। और रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि वो फैक्टर्स, जैसे आपका एजुकेशन कंज्यूमर की क्या है, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल क्या है, उसका इनकम क्या है, किस तरीके से वो इन चीजों पर रिएक्ट करेगा, तो वो होते हैं आपके रिसोर्सेज। इसके अंदर 8 सेगमेंट्स दिए हुए हैं आपके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इनोवेटर्स है, ठीक है। ये सारी चीजें सेम वही है, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सकता है। थिंकर्स, अचीवर्स, ठीक है। थिंकर्स
कौन से होते हैं, इनमें तो हाई रिसोर्सेस होता है, ऊपर वाले तो हाई रिसोर्सेस वाले हैं, ठीक है। ये अपने आइडियल से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। ये अचीवर्स हैं, ये भी हाई रिसोर्स के अंदर आते हैं। ये अचीवमेंट और आपके वर्क ओरिएंटेड सक्सेस, इन सब चीज़ों से ये क्या होते हैं, आपके मोटिवेट होते हैं। एक्सपीरियंसेस, ये भी हाई रिसोर्सेस होते हैं। ये सेल्फ एक्सप्रेशंस, रिस्क टेकिंग, इनसे ये क्या होते हैं, आपके इफेक्ट होते हैं, आपके मोटिवेट होते हैं। फिर आते हैं आपके बिलीवर्स, मॉडरेट रिसोर्स होता है इसके अंदर, हाई रिसोर्सेज नहीं होता, देखो एक्सक्लूसिव रिसोर्स और शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। मॉडरेट रिसोर्स वाले होते हैं ये वाले लोग, बिलीवर्स। ये ट्रेडिशनल ज्यादा मानते हैं पुरानी चीजों को, प्रिंसिपल्ड, सेफ्टी वगैरह ज्यादा माना जाता है। स्ट्राइवर्स, ये भी आपके, ये तीनों ये हाई रिसोर्सेज वाले हैं ऊपर के, और ये नीचे के आपके क्या है, मॉडरेट रिसोर्सेज वाले हैं, ठीक है। ये करियर ओरिएंटेड होते हैं स्ट्राइवर्स, करियर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। बट रिसोर्सेज इतने नहीं होते इन लोगों के पास कि ये अपने गोल्स अचीव कर सके, ठीक है। फिर मेकर्स होते हैं, ये सेल्फ एक्सप्रेशन से जो है वो मोटिवेट होते हैं। जैसे सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब हैंड ऑन हैंड प्रैक्टिकल करके ये लोग बिलीव करते हैं। फिर लास्ट है सर्वाइवर, इनके पास तो लो रिसोर्स होते हैं, बहुत लो रिसोर्सेस, ठीक है। तो मैंने आपको वन बाय वन समझा भी दिया है, यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है फिर से एनटीए का फेवरेट, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बताइए स्टेप्स के। Arrange the following stages of the marketing process of an enterprise: marketing mix, marketing program implementation, marketing planning, marketing research and control and evaluation. अच्छा, लास्ट में क्या लगता है आपको, लास्ट वाला पॉइंट क्या हो सकता है? फर्स्ट और लास्ट मिल जाता है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए इवेल्युएशन और कंट्रोलिंग तो लास्ट का सेशन, लास्ट होता है ना स्टेज पे, कंट्रोल और इवेल्युएट करना। तो हम क्या कह सकते हैं कि लास्ट वाला ये है आपका फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। लास्ट आपका यही है, ई वाला आपका जो है वो लास्ट वाला है, फिफ्थ। चलिए लास्ट तो हमें मिल गया, फर्स्ट बताइए क्या हो सकता है? रिसर्च हम सबसे पहले करते हैं, मार्केट रिसर्च सबसे पहले की जाती है, तो फर्स्ट और लास्ट मिल गया तो ऑटोमेटिकली आंसर सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने करा मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करने के बाद क्या करेंगे, मार्केट प्लानिंग करेंगे, ठीक है। मार्केट प्लानिंग करने के बाद मार्केटिंग मिक्स जाएगा, मार्केटिंग मिक्स के बाद फिर क्या करेंगे, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, सॉरी ई, डी, डी, ठीक है। उसके बाद सी, डी सी ए, बी और आपका ई। देखिए मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट स्टेप को जरूर ध्यान रखिए, पहला कौन सा हो सकता है, लास्ट कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो डी सी ए बी ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी सी ए बी ई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी सी ए बी ई। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स आर कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग? इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग क्या होती है कि कस्टमर के, मैंने अभी बोला ना कि कस्टमर के किस तरीके से आपका प्रोडक्ट परसीव कर रहा है, उस हिसाब से आपको कॉस्ट तैयार करनी है। ये नहीं कि आपका कॉम्पिटिटर क्या सेट कर रहा है, वो नहीं देखना आपको। आपको ये देखना है कस्टमर किस तरीके से आपको प्रोडक्ट जो है वो परसीव करता है, कि क्या इमेज है उसकी, उसके दिमाग में आपके प्रोडक्ट की, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट करते हो। तो कौन कौन से इनपुट्स होंगे यहाँ पे, एक तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर आपको कि बायर का इमेज क्या है, आपका प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में क्या इमेज रखता है बायर, ठीक है। दूसरा वारंटी क्वालिटी, बिल्कुल वारंटी क्वालिटी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट में, तभी तो आपका इमेज ब्रांड सेट करेगा वो अपने दिमाग में, अगर उसमें कुछ क्वालिटी होगी जब ही तो। फिर बताइए आगे नेक्स्ट, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर कस्टमर डिमांड या फिर कस्टमर सपोर्ट, बताइए। देखिए कस्टमर डिमांड नहीं होगा, ना ही डिजायर रेट, रिटर्न, रिटर्न थोड़ा ना लेना होता है यहाँ पे हमें,
कस्टमर सपोर्ट होगा, और ये सपोर्ट कौन सा, कस्टमर आके सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट, ये वाला कस्टमर सपोर्ट होगा कि अगर कस्टमर को कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वहां पे आप उसको असिस्ट करने के लिए रेडी रहना होना। आप जैसे आप समझते हो ना कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कॉल सेंटर्स होते हैं, आप ऑपरेटर से कॉल करके पूछते हो इस प्रोडक्ट के बारे में, ये चीज हो गया है, कंप्लेन अपनी फाइल कराते हो, उसे बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट। तो आपका ऑप्शन ए बी ई आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन। ठीक है, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कोई मतलब नहीं, कंज्यूमर के डिमांड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बायर इमेज क्या है प्रोडक्ट की, क्वालिटी क्या है, और कस्टमर का सपोर्ट, आप किस तरीके से कस्टमर को असिस्ट करते हो, वो है कस्टमर सपोर्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड रेलिवेंट इन बिहेवियरल सेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन 110% हर बार बनता है, हर बार आता है, चाहे तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन लगा लीजिए, चाहे डेमोग्राफिक लगा लीजिए, चाहे सोशल कल्चरल लगा लीजिए, एक ना एक इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा। +2 स्कोर करना है तो इसे याद कर लीजिए। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट इन द बिहेवियरल सेगमेंटेशन ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं बताइए। लाइफस्टाइल, यूजर स्टेटस, ओकेजन्स, वैल्यूज एंड लॉयल्टी स्टेटस। ऑप्शंस पे क्यों जाना है, आपको आंसर आना चाहिए। लाइफस्टाइल नहीं होगा मैम यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल इसके अंदर तो नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल के अंदर आता है ना लाइफस्टाइल। तो क्या आएगा, यूजर स्टेटस, बिल्कुल सही। यूजर का स्टेटस क्या है, ओकेजन्स क्या है, बिल्कुल आएगा, और लॉयल्टी स्टेटस उसका आएगा, वैल्यूज नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सी ई आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बी सी और ई, बिहेवियर के अंदर बी सी ई आपका राइट आंसर। यूजर स्टेटस, ओकेजन्स एंड लॉयल्टी। ठीक है, अब नीचे चार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। डेमोग्राफिक के अंदर क्या आता है, एज, इनकम, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सारी चीजें आती हैं। ज्योग्राफिक में लोकेशन से रिलेटेड, क्लाइमेट, टाइप ऑफ एरिया, पॉपुलेशन क्या है, रीजन क्या है। बिहेवियरल में आपका ओकेजन्स, बेनिफिट, देखिए बिहेवियरल और यूसेज एक ही है, यहाँ पर अलग अलग दे दिया है पर बिहेवियरल और यूसेज एक ही है। ब्रांड लॉयल्टी, अवेयरनेस, यूसेज रेट, ओकेजन और बेनिफिट। सोशियो कल्चर के अंदर कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, सोशल ग्रुप, रिलीजन, फैमिली। साइकोलॉजिकल में आपकी पर्सनालिटी, आपकी नीड्स, आपकी जरूरतें क्या है, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर ये आप चार्ट अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग strategy and the other practice as per the life cycle of a new product which no close substitutes are available। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि कोई भी जो नया प्रोडक्ट हम लोग जब लाते हैं मार्केट में, कंपनी लॉन्च करती है, तो किस हिसाब से प्राइस स्ट्रेटेजी जो है वो जो करी जाती है सेट। लेकिन आपको धीरे धीरे बताना है, सबसे पहले स्टेज पे बताना है जहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ आप ही बेचेंगे आपका प्रोडक्ट, आसपास कोई नहीं है बेचने के लिए, यानी एक ही एप्पल का ठेला है खाली बस, और कहीं पे एप्पल नहीं मिलने वाले, तो अब क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे चालाकी। ठीक है, स्कीमिंग प्राइसिंग शुरू कर देंगे आप। स्कीमिंग प्राइसिंग मतलब, यहाँ मेरे अलावा तो एप्पल कोई बेच नहीं रहा, मैं चाहे 100 का बेचू, 200 का लेंगे तो मुझसे ही, क्योंकि मेरी कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, स्कीमिंग प्राइसिंग शुरू करेगा वो, स्कीमिंग प्राइसिंग शुरू करेगा। ठीक है, क्या करेगा, स्कीमिंग प्राइसिंग, प्राइस बढ़ा देगा एकदम ज्यादा। फिर क्या करेगा वो, फिर वो करेगा ग्रेजुअल राइज इन प्राइस, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाना, क्योंकि अब क्या हुआ है, थोड़े थोड़े सब्सिट्यूट्स बढ़ने लगेंगे, उस हिसाब से वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएगा। अभी 50 है तो फिर 55 करेगा, 60, जैसे दूध के रेट बढ़ते हैं ना, 65 से 67, फिर 68, फिर 70, 72, धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएगा, क्योंकि अब क्या है, पहले तो क्लोज सब्सिट्यूट नहीं थे, अब धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे ना, इस हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अगर आपको प्राइसिंग के बारे में पता होता तो आप यहाँ पे फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर देते। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि पढ़ना, प्राइसिंग, सारी चीजें प्राइसिंग के बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बताइए फिर क्या होगा। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट करना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट का क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करना यहाँ पर शुरू किया जाएगा। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन,
भाई आप अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करो ना, क्योंकि अब ऐसा हुआ पुराने सेब से लोग थक चुके हैं, अब थोड़ा वैरायटी लाओ, एप्पल में ग्रीन एप्पल लाओ, थोड़े से और वैरायटी लेकर आओ, ठीक है, क्योंकि लाइफ साइकिल में तो यही होता है ना। आप एक प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक नहीं चला सकते, नहीं तो डिक्लाइन हो जाएगा। मेच्योरिटी टाइम पे, ग्रोथ पे आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपडेशन करना पड़ता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटॉल है, पहले सोप आती थी, सोप आने के बाद उन्होंने क्या किया, लिक्विड में इसको इम्प्रूव किया, अब लिक्विड हैंड वॉश आने लगा, लिक्विड का डिटॉल का वो हैंड वॉश आने लगे। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नहीं तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। चलिए, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्राइस को कम करेंगे, क्योंकि देखिए नया प्रोडक्ट आया है, आप लेकर इम्प्रूव किया है, तो आप क्या करोगे, सेल्स बनी रहे। क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, लोग जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो स्विच कर जाएंगे, एक टाइम पे थक जाते हैं वो एक ही प्रोडक्ट देख देख के। इसलिए अपने सेल्स को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो ग्रेजुअल रिडक्शन इन प्राइस टू रिटेन द सेल। फिर लास्ट में लार्ज प्राइस कट करना पड़ता है, आपको बहुत ही कम करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में रहने के लिए। सो ऑप्शन है DABCE, DABCE यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि सीक्वेंसिंग वाले, नहीं तो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, DABCE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका मैच द कॉलम क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको PLC स्टेज दी है और आपको अभी टिक करना है, इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, ग्रोथ एंड डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, कंपनी अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और अवेयरनेस क्रिएट करती है, ट्रायल करती है डीलर्स के बीच में। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, बिल्ड अप प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल अमंग डीलर्स। फिर क्या होता है आपका, डिक्लाइन आते हैं, डिक्लाइन, डिक्लाइन में क्या हो जाता है, रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं हम लोग, ठीक है, क्या करना करते हैं, प्राइस भी कम करना शुरू कर देते हैं, लोग भी हमारे प्रोडक्ट यूज करना कम कर देते हैं। इसलिए डिक्लाइन में आ जाएगा रिड्यूस टू मिनिमल लेवल नीडेड टू रिटेन कस्टमर्स। तो हमने लगा ही दिया ए और डी का, तो देखो ए का फोर्थ कहाँ पर है, ये दोनों में ही है, और डी का थर्ड कहाँ पर है, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, बी का फर्स्ट। देखिए मेच्योरिटी स्टेज जब होती है, जब आपका स्ट्रेस आने लगता है, आपका प्रोडक्ट अब थक चुका है, यानी यहाँ पे ये मतलब होता है कि लोग, कस्टमर थक चुके हैं आपके प्रोडक्ट से, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं आपके प्रोडक्ट से। मेच्योरिटी का स्टेज वो स्टेज होता है जहां पर आप, जो कस्टमर है वो बोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्विच करना शुरू कर देगा, वो कहेगा कि मैं दूसरा प्रोडक्ट लेने वाला हूँ, इसमें अब कोई भी मजा नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है इसके अंदर। इसीलिए बी का थर्ड। ग्रोथ में क्या होता है, अवेयरनेस आ जाती है लोगों के बीच में, मास मार्केट, आप खूब ग्रोथ करते हो, आपकी सेल्स बढ़ने लगती है, कस्टमर्स आपके जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस तरीके की होती है, देखो ये इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। इंट्रोडक्शन स्टेज वहां पर जहां पर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज ज्यादा करनी पड़ती है, जिससे कस्टमर को बारे में पता हो, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन। फिर आपका आता है यहाँ पर ग्रोथ। अब लोगों के बारे में ग्रोथ, लोगों को पता चल चुका है आपके प्रोडक्ट के बारे में, लोग जो है खरीदना शुरू कर दिया है, आपका खूब बिक रहा है, सेल्स हो रही है। फिर आता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कैसा होता है, जब आपको जरूरत होती है आपके प्रोडक्ट को कुछ नया बनाने की, इंप्रूव करने की, नहीं तो लोग बोर होने लगते हैं इस स्टेज पर। फिर होता है डिक्लाइन स्टेज, लास्ट में टोटली आपका मार्केट आउट हो चुका है मार्केट से, ठीक है, आपका प्रोडक्ट। एक शॉर्ट में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब आता है आपका हॉस्पिटल। Hospital administration think that patient wants better food, but patient may be more concerned with nurse responsiveness. Statement pertains to which of the following service gap बताना है। SERVOQAL, सर्विकल आपका एक करके एक मॉडल है, वो आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि हॉस्पिटल ने ये सोचा कि पेशेंट्स को ना ज्यादा खाना अच्छा मिलना चाहिए, पेशेंट ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन पेशेंट ऐसा सोच नहीं रहे, पेशेंट सोच रहे हैं कि नर्स किस तरीके से हमारी चीजों को रिस्पॉन्स कर रही है। तो देखिए हॉस्पिटल ने कुछ और परसेप्शन बना लिया और कस्टमर कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा है, दोनों में कितना गैप हो गया, वो गैप बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैप बिटवीन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन। कंज्यूमर ने सोचा था कि नर्स क्या जवाब देगी, और मैनेजमेंट सोच रहे हैं उनको अच्छे खाने की टेंशन है, उनको टेंशन है नर्स की। तो देख रहे हो कितना गैप हो गया ना मैनेजमेंट के और कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के बीच में। इसे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी चार्ट ढंग से समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। सर ये ब्लर क्यों आ रहा है फोटो,
पर चलिए कोई बात नहीं, आप मैं वैसे ही आपको समझा देती हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई है इसमें। सबसे पहला गैप क्या होता है? नॉलेज का गैप। लिख लीजिए, सबसे पहला गैप है नॉलेज गैप। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अपने नोट में लिख लीजिए। फर्स्ट गैप इज नॉलेज गैप। यहाँ पर मैनेजमेंट परसेप्शन ये कर लेता है कि कस्टमर को ये चीज चाहिए। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मैनेजमेंट जो है वो ये सोच लेता है कि कस्टमर को ये चीज कस्टमर को चाहिए, पर वो गलत होता है। ठीक है, इसीलिए नॉलेज का गैप जो है यहाँ पर आता है, क्योंकि उन्होंने ढंग से रिसर्च नहीं की कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। फिर आता है गैप टू, सर्विस क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन। अब क्या किया मैनेजमेंट ने पक्का कर लिया कि यही चीज होने वाली है। अब ये उस पर काम करना शुरू कर देते हैं कि इस तरीके की सर्विस क्वालिटी हमें कस्टमर्स को देनी है। ये हो गया गैप टू, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड गैप। लिख लीजिए, फर्स्ट गैप इज नॉलेज गैप, सेकंड गैप इज स्टैंडर्ड गैप। फिर करते हैं डिलीवरी गैप। थर्ड गैप होता है डिलीवरी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बना लिया कि हम ये वाली क्वालिटी ऑफ सर्विस हम देंगे कस्टमर को, और उन्होंने डिलीवर कर दी। ठीक है, फिर होता है फोर्थ गैप, कम्युनिकेशन गैप। अब उन्होंने कम्युनिकेशन भी नहीं किया कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ उन्होंने कोई बातचीत भी नहीं की कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। फिर होता है लास्ट गैप, परसीव्ड सर्विस वर्सेस कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन। अब उन्होंने सर्विस तो डिलीवर कर दी, उन्होंने सर्विस तो डिलीवर कर दी, लेकिन एक्सपेक्टेड सर्विस कुछ और थी। यानी उन्होंने जो परसीव, मैनेजमेंट ने जो सोचा था कि कस्टमर को ये चीज चाहिए, पर कस्टमर को वो चीज नहीं चाहिए थी, इसके लिए गैप आ गया। परसीव्ड सर्विस में और एक्सपेक्टेड सर्विस में गैप आ चुका है। इसे बोलते हैं गैप नंबर 5। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे मैंने आपको बताया कि उसने सोचा था मैनेजमेंट की कस्टमर को जो है वो प्राइस से प्रॉब्लम है, प्राइस अगर हम कम कर देंगे तो कस्टमर खुश हो जाएगा, लेकिन कस्टमर ने तो ये कहा था कि वो क्वालिटी में कुछ चीजें करें। तो यहाँ पे गैप हो गया, परसीव्ड सर्विस, उन्होंने सर्विस जो दी और बेचारे कस्टमर को क्या मिला, कुछ और ही मिल गया। इसलिए बोलते हैं परसीव्ड सर्विस और एक्सपेक्टेड सर्विस का यहाँ पर गैप है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जो लेंथ होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, उसमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले, द लार्जर द मार्केट साइज द लॉन्गर द चैनल। बिल्कुल, मार्केट साइज ज्यादा होगा तो चैनल भी ज्यादा ही लंबा चाहिए होगा हमें। थर्ड, इफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ सर्विस। देखिए, हाई लेवल ऑफ चीजें जब मांगी गई है तो शॉर्टर चैनल ही रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर बोला है अगर कस्टमर जो है शॉप करता है असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी मिक्स प्रोडक्ट में, तो वाइडर चैनल चाहिए होता है। बिल्कुल, जब कई कई सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, इसके लिए आपको लंबे चैनल या वाइडर चैनल की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आपका जो पूछा गया नॉट ट्रू, वो है ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पर सही मतलब यहीं पे बी है। कैसे? इफ द एवरेज लॉट साइज इज लार्ज इट इज बेटर टू हैव अ लॉन्गर चैनल। एक बात बताइए, जब आपके पास ज्यादा क्वांटिटी के गुड्स है तो आप उनको 10 लोगों के हाथों में देंगे या फिर डायरेक्ट जाके कस्टमर को देंगे? तो ये गलत हो गया। इट इज बेटर टू हैव अ शॉर्टर चैनल, लॉन्गर चैनल नहीं आएगा यहाँ पर आएगा शॉर्ट चैनल। अगर आपका एवरेज लॉट साइज जो है वो लार्ज है तो आप कोशिश करोगे कि कम लोगों के संपर्क में ही आए, उतना ही अच्छा है, एक दो से ही आए और जाके डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाए, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, और फिर उसके नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत अच्छा सेशन आने वाला है, इसका अगला वाला मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई उसमें। स्कीमिंग प्राइसिंग। तो बताइए स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्कीमिंग प्राइसिंग का। स्कीमिंग प्राइसिंग मैंने कितनी बार बताया हुआ है, लगा दीजिए टिक। जहां पर सब्सिट्यूट नहीं होते, व्हेन द सब्सिट्यूट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल। एक सेकेंड, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी कौन सी होती है, जो कि आपकी कम पे रहती है। एक्सपोर्टिंग द सॉरी, जहां पर आपके सब्सिट्यूट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। पीक लोड प्राइसिंग कब होती है, जो नॉन स्टोरेबल होती है। और डंपिंग कौन सी होती है, जब आप एकदम से डोमेस्टिक प्राइस से भी लो देना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर ए का सेकंड ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, और डी की तो मैं कई बार करा चुकी हूँ, ये तो आना चाहिए। चलिए लास्ट फोर्थ ऑप्शन सही है। तो अगर आपको जेन्युइनली, देखिए क्वांटिटी हर जगह मिलेगी, क्वालिटी कहीं कहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आपको लगता है कि क्वालिटी का कंटेंट है तो कमेंट में मुझे प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।